हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ स्टैटिक्स जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक्स जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके संबंध में कौन कौन से एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अंत में, इसलिए आप लास्ट तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। भारत में वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय समझ रहे हैं? हाई कोर्ट, ठीक है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। कितने हैं बताइए? तो उच्च न्यायालय भारत में आपका ऑप्शन दिया गया है 24, 25, 28, 29। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, ठीक है। चलिए आप यह बताइए कि 25वां यानी कि 25वां जो सबसे लेटेस्ट हाई कोर्ट है वह कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो बनाया गया है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में जो बनाया गया है 25वां, 1 जनवरी कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। 1 जनवरी 2019 को बनाया गया था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यह हो जाएगा लेटेस्ट जो है 25वां आंध्र प्रदेश में बनाया गया है 1 जनवरी 2019 को। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का एक ही उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, वह हैदराबाद में था। तो अब आंध्र प्रदेश को एक अलग उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए अपने यहाँ 2 सदन होता है, एक लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। दोनों में कुछ अंतर भी हैं, हम लोकसभा राज्यसभा में दोनों का अंतर कुछ देखेंगे अगले वीडियो, किसी पॉलिटी वाले वीडियो में। तो फिलहाल आप इतना बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन बात करें अगर लोकसभा का, तो लोकसभा में 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा में 6 वर्षों का होता है, ठीक है। देखिए लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे अंतर है, ठीक है। लोकसभा का जैसे कि लोकसभा में हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में हम लोग नहीं चुनते इनको। लोकसभा के ही मतलब मेंबर जो है वो राज्यसभा के लिए चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा जो हम लोगों के लिए इधर एमपी का चुनाव होता है, आप जानते होंगे, संसद का चुनाव, ठीक है, जिसमें एमपी बनते हैं, उसका जो प्रतिनिधि होते हैं वही लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में भी लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। लोकसभा में जो है हम लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन राज्यसभा में हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं। तो चलिए इतना कुछ आप याद रखेंगे, बाकी हम लोकसभा राज्यसभा पे एक अलग वीडियो बना देंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? देखिए वो पॉलिटी का क्वेश्चन था या हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन है, आप इसको एक बार एक मॉडल सेट या फिर क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन के तौर पे देख लेंगे। इसमें से देखिए आप कितने का जवाब दे सकते हैं, कमेंट में बताएंगे आपका कितना करेक्ट आंसर होता है। बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था बताइए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अकबर के द्वारा। कब किया गया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? बताइए, आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन ए मंसूर, ऑप्शन बी हसन अली, ऑप्शन सी जुबैद, ऑप्शन डी अंसारी। तो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्र बनाया करता था, तो जहांगीर के इसमें जो चित्र बनाया करता था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंसूर, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो वह महान चित्रकार था मंसूर था, ठीक है। देखिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, सॉरी क्या कहा जाता है इसको?
स्वर्ण काल कहा जाता है चित्रकला के दौर का, ठीक है। चित्रकला जहांगीर के काल में ही मतलब फेमस हुआ था। तो जहांगीर का काल, आप यह बताइए जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा, बताइए। 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टीबी रोग का रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बताइए। टीबी रोग के लिए, वैसे तो अब शायद टीबी बहुत ख़त्म हो गया, शायद क्या बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया टीबी रोग। पहले बहुत मतलब यह था, यह रोगों के लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी था। लेकिन आप बताइए टीबी रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगवाया जाता है। अब कहीं कहीं देखने को मिलेगा यह, अब मतलब पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में यह टीबी ख़त्म हो चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCG का टीका, ठीक है। BCG का टीका लगाया जाता था, BCG का टीका लगवाया जाता था टीबी को रोकथाम के लिए, ठीक है, टीबी रोग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, औरंगजेब। कौन था पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब? तो पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है। सिराजुद्दौला था बंगाल के नवाब। पलासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 को, ठीक है। बंगाल में एक जगह है जहाँ पे पलासी जिसको बोलते हैं बंगाल में ही है। तो यह हुआ था 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। सिराजुद्दौला में जीत किसकी हुई थी? जीत अंग्रेज की हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। और यह अलवर्दी खां जो है, आप याद रखेंगे, अलवर्दी खां सिराजुद्दौला का दामाद था, ठीक है। और इसमें आप यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि पलासी के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। अंग्रेज़ों की ओर से इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब यह तो पुराना क्वेश्चन हो गया, पलासी का युद्ध कब हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, ये वो। तो अब क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछने लगा है कि पलासी के युद्ध जो 1757 को हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच, उस समय अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन अब थोड़ा डीप होने लगा है, तो आप ज़्यादातर याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं इसको आप पेन पेपर से नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको उसके बाद आप रिवीजन करते रहेंगे ताकि ज़्यादा दिनों तक याद रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पहले पूछा जाता था पेरियार राष्ट्रीय जीव उद्यान या पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लेकिन अब यह पूछा जा रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। ऑप्शन ए शेर के लिए, ऑप्शन बी बाघ के लिए, ऑप्शन सी हाथी के लिए, ऑप्शन डी हिरन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान? हाथी के लिए। अच्छा अब ये बताइए आप, ये है कहाँ पे, ठीक है, पेरियार कहाँ पे है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आसान क्वेश्चन है, बताइए गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है। गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। देखिए इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यह तो आसान क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया कि गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है, लेकिन यह अब पूछा जाता है गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। पहले तो आप यह बताइए गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो यह है आपके कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो अब बताइए गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक है, किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, ठीक है, शरावती नदी पर है। देखिए गोरसप्पा जलप्रपात का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, अब इसका नाम हो गया है महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रखेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी
संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति, महान न्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल, किसको इतना अधिकार है कि वह संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उसके बाद भी उसके कार्रवाई में भाग ले सकते हैं? बताइए। मेरे ख्याल से मिक्स जीके का पहला वीडियो में, पहला ही क्वेश्चन में मैंने इस वीडियो को साथ उसमें डिस्कस किया हूँ। ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो रोज़ डेली देख रहे होंगे, मिक्स क्वेश्चन का पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का डिस्कस हुआ है कि कौन होता है। बताइए। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दें, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी, महान न्यायवादी। ठीक है, महान न्यायवादी जो है यह संसद का सदस्य नहीं होते हैं लेकिन संसद में जो वहाँ पे कार्य होता है या कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो होती है, इसकी नियुक्ति देखिए, यह कोई मतलब क्या कहते हैं, निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, इसको वोटिंग द्वारा नहीं लाया जाता है, इसको प्रेसिडेंट के द्वारा बस इलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसे नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? बताइए तो। आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वह भारत के महान न्यायवादी को नियुक्त करेंगे। कौन होंगे? वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, लेकिन यह संवैधानिक है। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ है? आर्टिकल 76 में यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट महान न्यायवादी को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, इसको दोनों सदनों में, याद रखेंगे, दोनों सदनों से तात्पर्य है कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में बोलने, ठीक है, बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। तो आप इनमें याद रखेंगे। देखिए, इसको क्वेश्चन को अगर आपको पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा में क्या ले सकते हैं या लोकसभा में ले सकते हैं, कुछ अलग करके पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे आप इसको, दोनों सदन में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार है और कार्रवाई में भाग लेने का भी अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे। यह महान न्यायवादी जो होता है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, महान न्यायवादी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चलिए आसान क्वेश्चन है, बताइए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए, बिहार में, मेरे ख्याल से यह बिहार PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, 66 BPSC या 65 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा सबसे लंबी नदी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा सबसे लंबी नदी है। अब यह बताइए आप, लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? सबसे लंबी सहायक नदी, तो यह आपका यमुना हो जाएगा। ठीक है, यमुना गंगा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, कौन? यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। देखिए, आपका चारों ऑप्शन जो है वह इम्पोर्टेंट है। एक तरफ से चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया गया है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप इस चारों को याद रख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। एड्स दिवस, उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 3 दिसंबर को, विकलांगता दिवस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा नौसेना दिवस। ठीक है, आप इन चारों को याद रखेंगे। दिसंबर में मतलब 4-5 ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उनमें से 4 तो आपको यहीं पे मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए, आसान क्वेश्चन है यह भी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग, बी पास्कल, विलियम हार्वे, माइकल फैराडे। किसके द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी? बताइए, आसान क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की खोज किया गया था ऑप्शन ए, फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी पास्कल किसका खोज किया था? बताइए, कैलकुलेटर का खोज किया था बी पास्कल। ठीक है, विलियम हार्वे किसका खोज किया था? रक्त परिवहन की। ठीक है, रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे के द्वारा। माइकल फैराडे, बताइए। देखिए, क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ यह सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप पेन पेपर से नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप भूल भी सकते हैं, लेकिन इसको अगर पेन पेपर से नोट डाउन करने के बाद एक दो बार रिवीजन अगर कर लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, डायनमो की खोज किया था माइकल फेराडे ने। ठीक है, और पेनिसिलिन की खोज तो आपका ए फ्लेमिंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। संशोधन से है, संविधान संशोधन से, यानी कि किस अनुच्छेद में आपको बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, क्या प्रक्रिया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह किस अनुच्छेद में है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 370, 366, 343 या फिर 224। बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 368 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 368 के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत बताया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें है, कैसे संशोधन किया जाएगा, क्या होगा, कैसे करना है, तो यह सब जो दिया गया है 368 के तहत। ठीक है, तो अब यह बताइए कि किस भाग में है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको अनुच्छेद पूछ लिया गया है, तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है संविधान के संशोधन का संबंध किस भाग से है, संविधान के किस भाग से है? तो संविधान के 20वां भाग से है। ठीक है, 20वां भाग के अनुच्छेद 368 यानी 368 अनुच्छेद से। ठीक है, टोटल भाग कितना है बताइए? तो संविधान में टोटल कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग है। ठीक है, और आप यह बताइए कि यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह किस संविधान या किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। तो आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि भारत के संविधान में बहुत सारे बहुत सारे ऐसे यह हैं, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया हैं जो फिर किसी और जो कहीं अलग संविधान से या किसी अलग देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उनमें से आपका संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया है, यह अलग संविधान या अलग देश से उसे लिया गया है। बताइए क्या क्या लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया, सॉरी संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया प्रक्रिया है यह। ठीक है, भारत के संविधान का संशोधन जो है यह साउथ अफ्रीका से यानी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आपातकाल जो है, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल की व्यवस्था। ठीक है, याद रखेंगे। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ठीक है, गणतंत्रता, यह सब लिया गया है आपको फ्रांस से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है आपको मतलब समवर्ती सूची। ठीक है, कनकरेंट लिस्ट इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कनकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। उसमें आपका मतलब समवर्ती सूची में राज्य का जो हो जाए या फिर समवर्ती सूची, संघ सूची, इन सब को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, आप इन सबको याद रख लेंगे। चलिए, यह भी एक अलग टॉपिक है, संविधान का जो स्रोत है वह कहाँ कहाँ से लिया गया है, कब लिया गया है, तो हम इसको अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जो भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 यानी 368 में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चाय की खेती के लिए उपयोग मिट्टी कौन सी है? बताइए, चाय की खेती के लिए उपयोग मिट्टी, तो कौन सी मिट्टी उपयोग है चाय की खेती के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सब करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो है उसमें लोहा, एल्युमिनियम, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि चाय उपयोगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। देखिए आसान क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद। तो कौन थे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो थे वो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे। चलिए बात दयानंद सरस्वती की आई है, तो आप यह बताइए दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ठीक है, इसे भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है किसको? दयानंद सरस्वती को। इसका प्रसिद्ध नारा था, स्लोगन था, क्या था बताइए? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, इसका प्रसिद्ध नारा था। और इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी 1875 में, आप लोगों को याद होगा, आर्य समाज जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए इतने सारे फैक्ट अगर आप मतलब याद रखेंगे, एक को दूसरे से लिंक करके याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती से इतने सारे फैक्ट आप याद रख लेंगे या फिर एक जगह नोट डाउन कर लेंगे और उसको आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। वेदों की ओर लौटो कब किया गया था? 1875 में। वेदों की ओर लौटो का स्लोगन दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था और भारत का मार्टिन लूथर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये बताइए आप, इसका एक ऑप्शन को हम और चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो देखिए इसका पहले नाम था राम मोहन रॉय। ठीक है, इसको जो यह राजा की उपाधि है यह किसने दिया बताइए? आसान क्वेश्चन है यह भी, तो आप याद रखेंगे इसको जो है राजा की उपाधि है अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। ठीक है, अकबर द्वितीय, इसको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा इसे राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसको तब से राजा राम मोहन रॉय कहा जाने लगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? बताइए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान की बात पूछा है। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, 7, 7, 6, 8, 12 बताइए। तो 6 हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले कितना था? तो मूल संविधान में 7 अधिकार दिया गया था, जिसको कि संपत्ति का अधिकार जो था उसे हटा दिया गया है। ठीक है, कब हटाया गया? तो एक था 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को 7वां मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको अब कानूनी अधिकार बना के, आप याद रखेंगे, कानूनी अधिकार बना के 300 क में रख दिया गया। ठीक है, 300 क में संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न रह के कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, तो यह मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान था यह लिया गया था आपको यूएसए से। ठीक है, यूएसए अमेरिका से लिया गया संविधान का यह प्रक्रिया है, यह प्रावधान है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? देखिए यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य दोनों में अंतर है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार पहले 7 था लेकिन अब वर्तमान में 6 है, और मूल कर्तव्य पहले 10 था लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 11 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में 11 हो जाएगा। पहले 10 हुआ करता था लेकिन वर्तमान में 11 है। मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। ठीक है, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को, ठीक है, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 में, तो शिक्षा का अधिकार को जो है वह मूल कर्तव्य में शामिल कर लिया गया, जिससे 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, यह ऐड करने के बाद 11 मूल कर्तव्य हो गया। ठीक है, पहले 10 था। देखिए मूल संविधान में तो इसका वर्णन था ही नहीं। ठीक है, लेकिन 42वां संविधान जब हुआ तो 42वां संविधान 1976 को 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, रूस से लिया गया है, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया।
लेकिन उसके बाद जब फिर 46वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने को भी मौलिक कर्तव्य बना दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद 11 हो जाता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितना है, बात वर्तमान की हो रही, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। देखिए आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेरे ख्याल से यह एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, यह पाक जल संधि जो है, देखिए पाक जल संधि देखने से ही लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखेंगे। ठीक है, यह आप देखने के बाद पाक जल संधि है तो इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तान के बीच होगा, ज़रूरी नहीं है। पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट सेकंड, भारत के और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, बताइए। आसान क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वह कौन सी रेखा है, डूरंड, रेड क्लिफ, मैकमोहन, इनमें से कोई नहीं। तो आसान क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। साइरिल रेड क्लिफ, ठीक है, साइरिल रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था 1947 में। ठीक है, 1947 में इन्हीं के नाम पर यह रख दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है, याद रखिएगा। डूरंड रेखा जो है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है, मैकमोहन भारत और चीन के बीच है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन को जब आप डिटेल में जानेंगे तो इनसे आपका नॉलेज तो जो बढ़ेगा ही, साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना भी पता हो तो अगर आपका ऑप्शन के बारे में पता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट उसको बोलते हैं, जैसे कि डूरंड रेखा अगर आपको याद है यह भारत पाकिस्तान के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है तो इसको तो आप काट देंगे। ठीक है, मैकमोहन अगर आपको याद रहे कि भारत चीन के बीच है तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो रेड क्लिफ बच जाता है। ठीक है, रेड क्लिफ तो फिर आपको अगर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ रहता तो फिर यहाँ पर अगर कुछ और दिया हुआ रहता तो फिर आप इसको आसानी से बना सकते थे कि अब जो बचा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, बताइए। आसान क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस विधेयक में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 85, बताइए किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक का चर्चा है। ठीक है, धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। ठीक है, याद रखेंगे कोई धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही ले सकता है। कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, केंद्रीय मंडल, कुछ भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो याद रखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही ले सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपका याद रखेंगे यह धन विधेयक है अनुच्छेद 110 से संबंधित। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए वित्त विधेयक किससे संबंधित है, ठीक है, वित्त विधेयक किससे संबंधित है तो अनुच्छेद 85 से संबंधित है, यानी 85 से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे अनुच्छेद 85 से वित्त विधेयक संबंधित है। तो चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आप कमेंट में देंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, रॉकी, एंडीज, अलास्का, काराकोरम। आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। आपको कितना इसमें से आप कितने का जवाब जानते थे आप कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।